सरकारी भारत। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट 2016 का पेपर था। और देखिए सीडीपी का तो कोई भी पेपर हो, 2016 का हो, 15 का हो या 2021 का ही क्यों ना हो, 2022 का क्यों ना हो, सभी में सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है वो तो मतलब लगभग सेम टाइप की रहती है, उसमें ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आप भी सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, ये मान लीजिए 99.99% आपके इसमें से फंस ही जाएंगे। क्लियर है? हर बार ऐसा ही हो रहा है, 2022 में भी यही हुआ था। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे, यही इसी टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं, 90 प्लस तो आपने सोचा ही है, लेकिन एक अच्छा स्कोर 120 प्लस का सोचा है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2016 प्राथमिक स्तर का 1st to 5th क्लास प्राइमरी लेवल का जो आपका पेपर है उसको डिटेल्ड सॉल्यूशन उसका करते हैं। तो सीडीपी स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। क्वेश्चन है अपने चिंतन में। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस थोड़े देखने पड़ेंगे और क्वेश्चन थोड़े इसके बड़े होते हैं। अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ जाते हैं, सब कुछ खेल इसमें लैंग्वेज का है, जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज समझ जाता है उसका ये पेपर ये मान लीजिए क्वालिफाई हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा ढंग से समझना होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। देखिए, पुरस्कार देना बच्चे को सिखा नहीं सकता। एक बच्चा उससे प्रोत्साहित होगा तो एक हतोत्साहित भी होगा कि मेरे इसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो पुरस्कार की जब बात करें, रिवार्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो वहाँ पर आप आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक पॉजिटिविटी की ओर ध्यान नहीं देता है। बच्चों को स्वयं चिंता करने के लिए हतोत्साहित कर दोगे तो फिर तो गड़बड़ वाली बात होगी। बच्चों को स्वयं चिंता करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और अनुपालन करें। हतोत्साहित, अगर यह प्रोत्साहित होता तो ये काफ़ी अच्छी बात होती, लेकिन हतोत्साहित है, इस वजह से ये क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। मतलब व्याख्यान के रूप में आप क्या कर रहे हैं, व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, आश्वस्त करने वाली, और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए, ये जो चर्चा है यहाँ पर शिक्षार्थी क्या होंगे, अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे साथी? पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, इसका मतलब आप क्लास के अंदर आए, अपना लेक्चर देके चले गए, आप बोलते गए, व्याख्या की, आप निकल गए, तो इसका मतलब बच्चा यहाँ सीखेगा थोड़ी, वो उसके डाउट कहाँ इसमें आए, वो डाउट थोड़ी पूछ पाएगा। लेकिन अगर बात करें स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या, आश्वस्त कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके डाउट भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए, वो क्लियर है, वो इन कॉन्फिडेंस है बच्चा, क्योंकि वो आश्वस्त हो चुका है उस व्याख्यान से। तो ऐसी व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगर शिक्षार्थियों के साथ अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा जो कि बच्चे को बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर ही जाएंगे। अब देख लेते हैं, शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक विद्यार्थी के संबंध को भी सहज, ताकि विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका का समाधान किया जा सके। वही बात आई ना, डाउट की बात। तो क्लियर है, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी स्वयं को सहज अनुभव कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? देखिए, अभी मैं बात कर रहा था पार्टिसिपेट, अगर मैं बात कर दूं एक्टिवली पार्टिसिपेट, इसको बोलते हैं सक्रिय भागीदारी या फिर सक्रियबद्धता। तो
प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष में सक्रिय संदर्भ में क्या होता है? सक्रिय एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट के अंदर है बच्चा खुद से करे, खुद से करे, आपस में मिलजुल कर वो सारे के सारे स्टूडेंट मिल जाए, टीचर भी उनके साथ मिल जाए, तो वहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। याद करना, रोट मेमोराइजेशन, प्रत्यास्मरण, ये सुनाना, ये कभी भी आपका एक्टिवली पार्टिसिपेट को नहीं दर्शाएगा। आप आए, आपने बोला पोएम को याद कर लो, तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कहाँ कर पाएगा? दूसरे से कहाँ टॉक कर पाएगा? इसके अंदर टीचर से कहाँ टॉक, वो तो रटने में लग जाएगा। तो जब भी रूट मेमोराइजेशन की बात करें, याद करने की बात करें, प्रत्यास्मरण की बात करें, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, वो बिल्कुल गलत होगा, नेगेटिवली होगा। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, अगर आप इमिटेट करने की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि जैसा हम कर रहे हैं उसी को आप रिपीट करते जाइए, अनुकरण करने की बात, वहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होगा, वहाँ उसके मन का खुद का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा, ना वो खुद का अपना दिमाग यहाँ पर लगा पाएगा। तो शिक्षक अनुकरण और नकल करना ये भी आपका गलत हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये काफ़ी अच्छा है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, देखिए नकल इमिटेशन की ओर आप नहीं जाएंगे, जब नकल की बात करेगा आप उसको वैसे ही छोड़ देंगे, नेगेटिवली है। जांच पड़ताल करोगे, प्रश्न पूछ सकता है बच्चा, आप बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चा आपसे पूछ सकता है। वाद विवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे, अगर आप डायलॉग करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं और जांच पड़ताल करते हैं, तो फिर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन की बात होगी, सक्रिय भागीदारी यहाँ पर दर्शाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आप लोग सी पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं तब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अब एक बात बताइए, बच्चे सब सर्वाधिक सृजनशील कब होंगे? जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। किस प्रकार की गतिविधि में? यहाँ से चलते पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के लिए तो ये तो मैंने बोल दिया, पुरस्कार नेगेटिविटी को दर्शाएगा। आप यहाँ पर अपना आंसर कभी भी रिवार्ड की तरफ नहीं जाएंगे, ये नेगेटिविटी की ओर दर्शाता है। अच्छा जी, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे। आप कैसे कह सकते हो सरकार? वो छुट्टी भी कर सकता है, सृजनशील कहाँ हुआ वो? तो डांट से बचने के लिए तो और भी कई सारे बहाने बना सकता है, तो सृजनशील नहीं होगा वो। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ना जी ना, दबाव वगैरह तो आप यहाँ पर यूज़ ही नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत है। अपनी रुचि से, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे तो वो अत्यधिक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। क्या होते हैं? सृजनशील होते हैं। आप उनको बोल सकते हो कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवादी बनते हैं वो, जब उनकी रुचि किसी पार्ट में लगती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसका राइट आंसर पढ़ लीजिएगा। सृजनशीलता का तात्पर्य है कि नवीन विचार वस्तु, अर्थात किसी नवीन विचार को जन्म देना। सृजनशील का मतलब क्या है? नवीन विचार। अच्छा जी, किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करना सृजनशील कहलाती है। नवीन वस्तु का आविष्कार करना, नवीन विचार का जन्म देना, ठीक, नवीन वस्तु को उत्पन्न करना, ये सब सृजनशीलता के हैं। बच्चों में सृजनशीलता किसी प्रकार के दबाव या दंड स्वरूप या बाह्य प्रेरणा से नहीं पैदा होती। अतः बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं, मल्टीलैंग्वेज में है, और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई साहब, लगाइए आंसर। मान लीजिए कि मेरी पोस्टिंग हो गई पंजाब में और मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब इस क्लास के अंदर पंजाबी भी पढ़ने आते हैं, हिंदी वाले भी पढ़ने आते हैं, कुछ सीबीएसई वाले भी, मतलब कुछ ऐसे मान लो इंग्लिश वाले ही आते हैं। तो मैं क्या करूँगा? पंजाबी वालों को पढ़ा दूँ, हिंदी वालों को छोड़ दूँ, इंग्लिश वालों को छोड़ दूँ, ऐसा कर सकता हूँ? ना जी ना, ऐसा नहीं कर सकता। हिंदी वालों को पढ़ा दूँ, पंजाबी वालों से मना कर दूँ कि भाई तुम दूसरी क्लास में चले जाओ, वहाँ हिंदी का टीचर होगा, ऐसे नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा? धीरे धीरे खुद भी सीखने का प्रयास करूँगा। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी मल्टीलिंग्विज्म होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में? परेशानी के रूप में। कभी भी आप एज ए टीचर कभी भी परेशानी के रूप में नहीं देख सकते, समस्या के रूप में नहीं देखेंगे, हिंड्रेंस यानी कि बाधा के रूप में कभी नहीं देखेंगे, संसाधन यानी कि असेट्स के रूप में, उसे संपत्ति के रूप में, ये हमारी धरोहर है,
इसके रूप में देखेंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसाधन के रूप में आप उसे देखेंगे, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। देखिए, कोई भी शिक्षार्थी है अगर गलतियां करता है या त्रुटियां करता है तो इसका मतलब क्या है? बच्चों को कमज़ोर तथा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर। कमज़ोर करना और उत्कृष्ट चिन्हित करना ये अच्छे अवसर हो सकते हैं ना जी ना। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक। आप कैसे बोल सकते हैं कि शिक्षक भी यहाँ पर असफल है? नहीं बोल सकते। आप कैसे बोल सकते हैं शिक्षार्थी असफल है? गलतियाँ करके इंसान सीखता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब शिक्षार्थी अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो आप इसे असफलता का सूचक नहीं बोल सकते। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। उनका जो चिंतन है उसको समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए, कठोरता का आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट आंसर लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं? और सक्रिय भागीदारी, सक्रियता, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद को फॉलो करेंगे। के विचार हैं किसके हैं? स्किनर BF स्किनर व्यवहारवादी थे, तो व्यवहार से इसका कोई संबंध नहीं। युंग साहब का कोई मतलब नहीं। पावलोव भी व्यवहारवादी थे, इनका भी कोई मतलब नहीं। और जीन पियाजे ये निर्माणवाद की बात करते थे, संरचनावाद की बात करते थे, संज्ञानात्मक विकास की बात करते थे। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ भाग हो सकता है। सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक हैं जो इस संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रचारित करने वाला प्राणी, एक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव इन पजेसिंग बीइंग, स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मीनिंग है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे को आपको किसके अंदर रखना है? किसके अंदर रखना है? सेंटर में रखना है, ना कि टीचर को। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन तथा अनुकरण करने के लिए कहना। अनुकरण के लिए तो आप कभी भी बात नहीं करते, अनुकरण की तो कभी भी बात करेंगे नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। सक्रिय भागीदारी, एक्टिवली पार्टिसिपेट की जब भी बात आती है आपका राइट आंसर हो जाता है। पॉजिटिवली बात है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देता। और बाल केंद्र पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देगा तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पर टीचर को कुछ समझेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी यहाँ पर क्लासरूम के अंदर दर्शा सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जो जटिल परिस्थिति है को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। अब कैसे सहायता कर सकता है ये बताइए। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर तो सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना। मैंने पहले ही बोल रखा है कि पुरस्कार पर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे। पुरस्कार बच्चे में हीन भावनाएं पैदा कर सकता है आपस में। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, ये तो गलत बात है। आप फिर क्या करेंगे? उस पर एक भाषण देकर एक भाषण में नहीं कर सकते। कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है? तो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और निर्देश लिखकर वहाँ पर उसके बाद उसे सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उस रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। देखिए ये तो वैसे ही गलत हो गया, रिकॉर्ड करने की तो बात ही नहीं है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है, नहीं। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन करने में सरल है, ना जीना। देखिए समस्यात्मक तो है क्योंकि क्यों समस्यात्मक है, अब आपने जैसे सीखा ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मैंने आपको कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, आप डिट्टो उसी तरीके से नहीं समझा सकते, आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं और यही एक अच्छे शिक्षार्थी की विशेषता होती है। तो यही आपकी समस्या इसमें हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का जो चक्र है वो कैसा रहता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र अवनत रहता है, ना जीना घटता नहीं है, स्थिर रहता है, ना जीना समान रहता है, ना जीना बेहतर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। चलिए बताइए। एड़ी से चोटी, ना जीना, अव्यवस्थित, ना जीना, अप्रत्याशित, ना जीना, ये क्रमबद्ध होती है तथा एक व्यवस्थित रूप में होती है क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। जो डेवलपमेंट है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है, अलग अलग विकास तरीके से होता है, तो ये क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित रूप में होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जन्म के साथ प्रारंभ होता है ये बात तो कहीं तक ठीक है, लेकिन समाप्त होता है, और ये तो बात गलत हो गई। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास एकल आयामी है, ना जीना। विकास पृथक होता है, ना जीना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से की जाने वाली भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। देखिए जो व्यक्तियों के एक दूसरे से भिन्नता होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है, क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो आपका हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई होता है। तो यानी कि विकास आपका वंशानुक्रम और वातावरण के बीच एक अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया होती है। तो ये पूरा का पूरा टोटली आपके वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण सोशलाइजेशन में परिवार भूमिका निभाता है।
बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है किसकी? कम महत्वपूर्ण समाजीकरण नहीं जी नहीं, प्राइमरी सोर्स होता है परिवार, तो कम महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं हो सकती। रोमांचकारी ये क्या होता है भाई? मुख्य और गौड़ दो ऑप्शन होते हैं, तो फर्स्ट मुख्य को बोलते हैं प्राइमरी और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक, तो प्राइमरी जो होता है वो परिवार आता है, और गौड़ यानी कि सेकेंडरी की बात करें तो इसमें स्कूल आ जाता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर 15 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ये क्वेश्चन इस बार बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से रिपीट हुआ था। कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूल संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पना परक खेल, शेषावस्था तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार। देखिए, मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की। ठीक, 2 से 7 होती है ना जी ना। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है शेषावस्था, 2 से 7 होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर लॉजिकलिटी शुरुआत हो जाती है, तो संधारण वर्गीकरण करने के योग्य है। तो बात तो ठीक है, 7 से 11 में यहाँ पर बच्चा क्या करता है? संरक्षण कर पाता है और वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। कौन सा पेड़ है, कौन सा जानवर है, कौन आदमी है, इन चीज़ों को क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अनुकरण तो उसका 2 वर्ष की अवस्था, 3 वर्ष की अवस्था में ही हो जाता है। कल्पना परक ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन अनुकरण यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता। शेषावस्था तर्क, अब 0 से 2 वर्ष का अवस्था, 2 वर्ष का अवस्था, जन्म से 2 वर्ष का अवस्था क्या तर्क कर पाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक विचार नहीं कर पाएगा। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो यही पूछा गया था 2022 के पेपर में, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, तो ये मान लीजिए 99.99% आपका सफल ही नहीं होगा, कम से कम आप 120 या 125 प्लस का स्कोर इसमें कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।